हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम वेब डिज़ाइनिंग की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 जो है वेब डिज़ाइनिंग की, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। और इसके अंदर जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो स्टार्टिंग करने वाले हैं सबसे पहले कंटेंट से, कि इस फुल एक्सप्लेनेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्लानिंग, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फिर है होस्टिंग एंड डोमेन नेम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। फिर है W3C एंड वेबसाइट स्टैंडर्ड्स। और फिर उसके बाद है आपका HTML एंड स्ट्रक्चर। और उसके बाद है टैग्स एंड हेडलाइंस। तो ये सारे कंटेंट्स हैं इस यूनिट के, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग जो हम करते हैं किस लैंग्वेज की मदद से करते हैं, वो हम करते हैं HTML की मदद से। HTML की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है एक तरीका जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज। मतलब कि जब आप एक वेब पेज देखते हो तो आप वेब पेज में क्या क्या देखते हो, कि उसका यूज़र इंटरफेस देखते हो कि वो कैसी दिख रही है। कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपने किस तरीके से लगाया हुआ है, इमेजेस को किस तरीके से यूज़ किया है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जब आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए प्रोग्रामर फॉर नूब्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लगा रखे हैं, जो हेडिंग्स यूज़ करी हुई हैं, वो किस तरीके से यूज़ करी गई हैं। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर है। ये नहीं है कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में मैंने यूज़ किया हुआ है कि यूनिक ऊपर लिख दिया है, लास्ट में ऐप साइट्स है ना। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने बनाया हुआ है। तो इसीलिए जो HTML है वो हमें वो वे जो है, तरीका जो है वो प्रोवाइड करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय W3C। ये डेवलप्ड और मेंटेन जो की जाती है वो किससे की जाती है, W3C की मदद से किया जाता है। मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML जो है, इसका जितना भी डेवलपमेंट पार्ट है, जैसे कि आपने कई सारे वर्जन, जैसे यहाँ पे वर्जन्स भी लिखे हुए हैं HTML 1.0 2.0 3 4 5। तो ये सारे जो HTML के वर्जन्स हैं, ये किसी ने बनाए भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि अपने आप बन गए होंगे। तो ये किसने बनाए थे, W3C ने बनाए थे। और ये जो वर्जन्स होते हैं इनको मेंटेन भी कौन करता है, W3C ही करता है। अब W3C क्या है, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंटेंट्स में हम आगे इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे है इट डिफाइंस कंटेंट लेआउट एंड एक्सेट्रा। मतलब कि ये क्या क्या करता है, HTML का मेन काम क्या होता है, कंटेंट लेआउट या फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको डिफाइन करता है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ रखनी है, मतलब हमको ये वाली चीज़ यहाँ रखनी है एंड एक्सेट्रा जो भी है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग अ वेबसाइट, कि बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं जब हम एक वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहला प्रिंसिपल, इसमें टोटल 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है सिंपल इज़ द बेस्ट। सिंपल इज़ द बेस्ट का मतलब क्या है, कि एक्चुअली क्या होता है कि कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, वो अगड़म जगड़म अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए उसमें कई सारे अट्रैक्टिव कलर्स, हाईलाइटिंग कलर्स यूज़ कर लेती है। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ने के बजाय और ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अमेज़ॉन की वेबसाइट है, अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उसके अंदर वाइट कलर यूज़ किया गया है और उसके अंदर हल्का बहुत ब्राउनिश कलर यूज़ किया गया फॉर द लोगोज़। लेकिन अगर उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा पैटर्न्स यूज़ करें, बहुत सारा कलर यूज़ करें, तो क्या होगा, यूज़र को जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार इन्होंने तो बहुत ज़्यादा भर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सिंपल इज़ द बेस्ट। ओवर डिज़ाइन वेबसाइट कैन डिस्ट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम मेन पर्पस। जो आपका मेन पर्पस है, जैसे वेबसाइट है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं भरोगे, उसके अंदर आप सिंपल चीज़ें रखोगे, सो दैट वो आदमी जिस पर्पस के लिए आया है, खरीदने के पर्पस से आया है, तो वो खरीद सके सामान को। ये नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो जैसे अभी तो अमेज़ॉन ने वो कर दिया है, मिनी प्लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब जो होता है, वो कस्टमर जो होता है वो शॉपिंग करने आया है, लेकिन वो वेब सीरीज़ देखने लगा। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया है अमेज़ॉन ने अपनी एप्लीकेशन पर। ओवर डिज़ाइन मतलब आप समझ ही गए हो कि डिस्ट्रैक्ट करना, ज़्यादा डिज़ाइन में भरना नहीं चाहिए चीज़ों को। जैसा सिंपल है, आपका जो मोटिव है उसी के ऊपर आप हाईलाइटेड रहो, उसी को सिंपल रखो आप। क्लीन एंड फ्रेश इंटरफेस अट्रैक्ट्स यूज़र। क्लीन एंड फ्रेश का मतलब क्या है, क्लीन का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वही रखी जाए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना रखी जाए। जैसे कि
रिज्यूमे होते हैं, लोगों के रिज्यूमे होता है। अगर रिज्यूमे में आप खिचड़ पिचड़ कर दोगे, खिचड़ी मचा दोगे पूरी, तो आपके रिज्यूमे को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। वैसे ही ये वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट भर दोगे जो कि अननेसेसरीली भरा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट को भी ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश का मतलब ये है कि बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहीं से टेम्पलेट उठाया, कॉपी किया, मतलब एडिट किया उसके अंदर एक्सेट्रा। फ्रेश होनी चाहिए सो दैट लोग जो है उस इंटरफेस को एक तरीके से एक्साइट करें। फिर आता है ईजी टू यूज़। ईजी टू यूज़ मतलब हर कोई भी है विजिटर, चाहे छोटे से छोटा बच्चा है या बड़े से बड़ा आदमी, वो कोई भी है, वो ये आराम से आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सके। फिर आते हैं हम कंसिस्टेंसी पर। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? मैच डिज़ाइन एलिमेंट्स थ्रू आउट ईच पेज, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, कलर्स, स्टाइल्स एक्सेट्रा। मतलब कि अब मान के चलिए कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसका फ्रंट पेज, होम पेज जो था वो येलो कलर का था, और उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन ढूंढा। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे आपने क्लिक किया, वो वाला मैंने रेड कलर का बना रखा है। उसके अलावा आप अगर नेक्स्ट किसी में गए, जैसे कि अब मान के चलती है हम एप्पल के उस पे वेबसाइट पे गए, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड सम ऑप्शंस देयर लाइक मैकबुक, आईफोन एंड कॉन्टैक्ट अस, या फिर गेट इनटू आवर स्टोर। सो ये 4-5 ऑप्शंस हैं। अब अगर मैंने हर एक स्टोर का जो कलर है वो अलग रख दिया, फ़ॉन्ट साइज़ अलग रख दिया, तो आप क्या उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है कि आपको जो मैचिंग, जो आपने कलर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट येलो कलर का अपना थीम है उसका, अगर हर एक वेब पेज पे उसने अलग अलग कलर्स यूज़ किए तो आप अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही है कि आपके जो मैच डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, चाहे फॉन्ट हो, साइज़ हो, कलर्स हो या स्टाइल्स हो। ओके, फाइनलाइज द फॉन्ट एंड राइट कलर्स एक्सेट्रा इन एडवांस। मतलब कि जब आप वेबसाइट बनाने वाले हों तो उससे पहले आप अपने फॉन्ट्स को और राइट कलर्स, जो भी आपको कलर्स चाहिए उनको आप सेलेक्ट कर लेना, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट कैन अट्रैक्ट यूजर्स मोर। और जो आप अपनी HTML की वेबसाइट है उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप CSS को इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है स्टाइल शीट, इसका काम क्या होगा? स्टाइल करना। एक शीट होगी जो स्टाइल करने का काम करेगी। ठीक है, तो इसका भी काम कुछ ऐसा ही है, वो स्टाइल करने का काम करती है आपकी HTML वेबसाइट को। फिर नेक्स्ट है आपका टाइपोग्राफी एंड रीडेबिलिटी। टाइपोग्राफी का मतलब क्या है? टेक्स्ट प्रोवाइड्स यूज़र द डिज़ायर्ड डेटा। मतलब कि जो आपको, जैसे मान के चलो अगर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपने क्वेश्चन ये सर्च किया व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन या फिर व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, और आपको मिल कुछ और रहा है, आप सर्च कुछ और कर रहे हो, मिल कुछ और रहा है, तो क्या आप उस वेबसाइट को अच्छा मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो ऐसे ही है यहाँ पे कि जो टेक्स्ट प्रोवाइड्स यूज़र द डिज़ायर्ड डेटा, जो आपको डिज़ायर्ड डेटा है, यूज़र को जो डिज़ायर्ड डेटा चाहिए वही डिज़ायर्ड डेटा आप लिखो। ये नहीं है कि अननेसेसरीली कोई भी डेटा आपने लिख दिया। एंड दिस डेटा इज़ नोन बाय क्रॉलर्स। अब ये क्रॉलर्स क्या होता है? ठीक है, ये क्रॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रॉलर्स का काम क्या होता है? ये वेबसाइट के कुछ बॉट्स होते हैं। मतलब ये गूगल के, मतलब मान के चलिए मेरा एक सर्च इंजन है, मेरा जो वेबसाइट है programmerfornoobs.blogspot.com, तो मैंने ब्लॉग स्पॉट पर उसको होस्ट किया हुआ है, राइट। तो अब क्या होगा कि अब मान के चलिए कि मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्या होगा, अब गूगल ना अपने कुछ क्रॉलर्स को भेजेगा। क्रॉलर्स क्या होते हैं? कुछ बॉट्स होते हैं, वो हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, दे चेक कि वेब पेज सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई ऐसा लिंक तो नहीं डाल रहा जो नहीं डालना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो नहीं डालना चाहिए। वो हर एक चीज़ को चेक करेगा, प्लेगरिज्म को चेक करेगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। ये वाली चीज़ें चेक करने का काम किसका होता है? क्रॉलर्स का चेक होता है। ठीक है, क्रॉलर्स का होता है। तो जो क्रॉलर्स होते हैं वो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, एंड हैज़ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ SEO। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मान के चलिए कि आप यूनिक वेबसाइट्स यूट्यूब पर सर्च करते हो, और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद सबसे पहले यूनिक वेबसाइट्स चैनल ही आता है, जो हमारा चैनल है वही सबसे पहले आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे चैनल का जो SEO है वो बहुत अच्छे से हो रखा है। ठीक है, जिस चैनल का SEO अच्छे से नहीं हो रहा होगा और रखा होगा, उस चैनल का SEO अच्छे से ऊपर नहीं आएगा। तो दिस इज़ द SEO, मतलब कि सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को या फिर अपने जो भी चीज़ है उसको रैंक कराना मतलब पहली रैंक पे, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, इस तरीके से लेके आना। फॉन्ट्स आर इजीली रीडेबल बाय यूज़र। जो फॉन्ट्स होते हैं वो इजीली रीडेबल होने चाहिए यूज़र के द्वारा। ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी ऐसा फॉन्ट चुन लिया जो रीडेबल ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Keywords, metadata and other sensitive elements must be used।
कीवर्ड्स और मेटा डेटा जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, और जो भी सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी वेबसाइट जो है उसका एसईओ बिगड़ जाएगा, क्रॉलर्स आके उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे ठीक से, एसईओ बिगड़ जाएगा, और एसईओ बिगड़ जाएगा तो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर आता है मोबाइल कंपैटिबिलिटी। मोबाइल कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव फॉर वेरियस स्क्रीन्स। मतलब कि अब मान के चलिए कि अब मैंने एक वेबसाइट बनाई ऑन लैपटॉप, तो लैपटॉप पे तो वो सही काम कर रही थी, लेकिन अब मैंने उस वेबसाइट को अपने मोबाइल से एक्सेस किया, तो अब मोबाइल से एक्सेस करने पर भी वो डेस्कटॉप का ही दिखा रही है, तो ये तो सही चीज़ नहीं है ना। तो मुझे अपनी वेबसाइट को क्या बनाना पड़ेगा? मोबाइल कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, सो दैट किसी भी टाइप के स्क्रीन पर वो आराम से काम कर सके। ठीक है। रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव फॉर ऑल स्क्रीन्स। जितने रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? मान के चलिए अभी जो हमारी फ़ोन की डिस्प्ले है वो 16:9 की है, और हमारा जो ये लैपटॉप का स्क्रीन होता है उसका रेशियो अलग होता है, और जो आजकल तो गैलेक्सी फोल्ड आने लगे हैं उनका रेशियो अलग होता है, आईफोन्स भी अलग अलग साइज़ के आने लगे हैं उनका रेशियो अलग होता है ना। तो अब हर जो रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी HTML कोड्स के अंदर JS को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट वो रिस्पॉन्सिव बन जाए और हर एक स्क्रीन रेशियो के हिसाब से वो अपने आप को कंपैटिबल कर ले या फिर चेंज कर ले। चलिए, फिर आता है कलर पैलेट एंड इमेजरी। कलर पैलेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो भी आपके परफेक्ट कलर्स है, कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपके सेलेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं है कि ऑड कलर्स आपने सेलेक्ट कर लिए, डार्क के ऊपर डार्क कलर, ठीक है, लाइट के ऊपर लाइट कलर, लाइट के ऊपर लाइट कलर एक बार को चल जाता है, जैसे येलो के ऊपर वाइट, ये यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक के ऊपर डार्क ग्रीन यूज़ कर रहे हो, सो ये एक ऑड है। ठीक है, तो क्या है, आपको कलर पैलेट जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन जो होता है वो अट्रैक्ट करना चाहिए, और कॉम्बिनेशन जो भी आप सेलेक्ट करो वो अट्रैक्ट करना चाहिए यूज़र को, ना कि डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्योर कॉम्बिनेशन क्या करता है? वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। प्लीजिंग एटमॉस्फेयर, जो भी आपका कलर आप पैलेट चूज़ करो वो प्लीजिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। मतलब जब आप वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो यूज़र को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ यार मैं किसी अच्छी वेबसाइट पे आया हूँ, ये नहीं है किसी भद्दी सी वेबसाइट पे आ गया। लीव्स गुड इम्पैक्ट ऑन यूज़र। एनहेंस यूज़र एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, UX है, उसको एनहेंस करना चाहिए। ठीक है। अवॉइड यूजिंग टू मैनी कलर्स, ज़्यादा कलर्स को यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा कलर्स को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बंदा क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा। ये हम चीज़ें किस में पढ़ के आए हैं? पीछे ही पढ़ के आए हैं, किस में? सिंपल इज़ द बेस्ट में, कि जितने ज़्यादा आप कलर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा विजिटर क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा। राइट। चलिए, फिर यहाँ पे आता है आपका अवॉइड यूजिंग टू मैनी कलर्स, डोंट यूज़ मल्टीपल वाइब्रेंट इमेजेस। इमेजेस को भी आपको ज़्यादा वाइब्रेंट इमेजेस को भी यूज़ नहीं करना है। फिर आता है ईजी लोडिंग। ईजी लोडिंग का मतलब क्या है? कि आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, उसके अंदर आप जो भी चीज़ें यूज़ करो वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, सो दैट जो आपकी वेबसाइट है वो जल्दी लोड हो। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। अब अगर आप मान के चलो कि आप एक क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका एक एग्जाम चल रहा है एंड यू आर सर्चिंग अ क्वेश्चन, तो अब आप क्वेश्चन को सर्च कर रहे हो और उस वेबसाइट को ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब मान के चलो कि 1.5 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया। ये वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है लोड होने के लिए, तो आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जैसे कोई बंदा क्लिक करे विद इन लेस देन 5 सेकेंड्स में वो वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। कंबाइन कोड इन सेंट्रल CSS और JS फाइल विच रिड्यूसेस HTTP रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी फाइल होनी चाहिए HTML फाइल, उसके अंदर आपकी सेंट्रल CSS या फिर जावास्क्रिप्ट को अगर आप यूज़ करोगे तो HTTP रिक्वेस्ट जो है वो कम हो जाएंगी। अगर HTTP रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी तो क्या होगा? सेंडिंग एंड रिसीविंग जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि कम फाइल्स आएंगी और कम फाइल्स जाएंगी। कंप्रेस HTML JS एंड CSS, इसका मतलब यह है कि जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखना, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हटा देना। ठीक है। चलिए, इजी नेविगेशन। इजी नेविगेशन का मतलब क्या है? क्रिएट लॉजिकल पेज हिरार्की। इसका एक मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर आप बेफजूल की चीज़ें डाल रहे हो, मान के चलो गेट इन टच में डाला आपने, क्लिक हियर फॉर फ़ोन नंबर, क्लिक हियर फॉर ईमेल ID, क्लिक हेयर फॉर माई लिंक्डइन, क्लिक हेयर फॉर माई इंस्टाग्राम, तो ये क्या होगा? ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है? जैसे आप गेट इन टच पे क्लिक करो या फिर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ठीक है। कोई बंदा आपको इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट करने आ रहा है तो वो एक ही क्लिक करे और उसको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। बार बार क्लिक करवाओगे तो लॉजिकल थोड़ी हुआ। तो क्या हुआ? लॉजिकल पेज हिरार्की होनी चाहिए, और ब्रैड स्क्रम्स होने चाहिए, और क्लिकेबल बटन्स भी होने चाहिए। क्लिकेबल बटन मतलब ये नहीं बटन लगा दिया बस और काम नहीं कर रहा, उसको चेक करना है। क्लिकेबल बटन होने चाहिए। 3 क्लिक रूल। 3 क्लिक रूल का मतलब क्या है? कि सिर्फ 3 क्लिक में यूज़र को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है। 3 क्लिक करे वो आपकी वेबसाइट पे और उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। अगर आपने ऐसी वेबसाइट बनाई है देन इट्स द बेस्ट। ओके।
चलिए फिर आता है कम्युनिकेशन पर। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? द पर्पस ऑफ विजिटर इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड इफ़ द वेबसाइट इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद विजिटर्स एफिशिएंटली दे विल स्पेंड मोर टाइम ऑन साइट। इसका मतलब क्या है? मान के चलो कि आपको कोडिंग सीखनी है, ठीक है। अब आप कोडिंग के लिए कई सारी वेबसाइट्स पहले से पड़ी हुई है, प्रोग्राम बिज पड़ी हुई है, गीक्स फॉर गीक्स है, W3 स्कूल है, लेकिन फिर भी आप किसको प्रेफर ज़्यादा करोगे? आप प्रेफर उसको ज़्यादा करोगे जिसमें आपको ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस लगेगी। अट्रैक्टिवनेस मतलब कि कलर हल्के होंगे, मतलब सिंपल होंगे, कलर सिंपल टू यूज़ होगी, इजी टू नेविगेशन होगी, मोबाइल कंपैटिबल होगी, उसके अंदर इमेजेस जो होंगी वो कम होंगी, ठीक है, या फिर ऑप्टिमाइज्ड होंगी, इजी लोडिंग होगा, और जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन आराम से कर सको, ठीक है, अपने आप को लिंक कर सको, ठीक है। अब मान के चलिए मैं अपने आप को लिंक किससे कर पाता हूँ? मैं अपने आप को गीक्स फॉर गीक्स से ज़्यादा लिंक कर पाता हूँ। तो मैं किसको ज़्यादा यूज़ करूँगा? गीक्स फॉर गीक्स पर करूँगा। अब मान के चलो मेरा पड़ोसी है, वो ज़्यादा पसंद करता है W3 स्कूल को, तो वो W3 स्कूल के टैम्पलेट से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करेगा। कोई मेरा फ्रेंड है वो प्रोग्राम बिज से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा है तो वो प्रोग्राम बिज से करेगा, या फिर एक्सेट्रा कोई और वेबसाइट पड़ी है तो उससे करेगा। तो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका विजिटर आपकी वेबसाइट से एक बार कम्युनिकेट करना सीख गया तो वो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, और जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो वेबसाइट आपके लिए उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी, ट्रैफिक देगी। चलिए, टू establish effortless communication with the visitors, organize inform by making good use of headlines and sub headlines etc। तो अगर आपको effortless communication चाहिए जिसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, ना आपको मतलब ना डेवलपर को और ना यूज़र को, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को बाय मेकिंग गुड यूज़ ऑफ हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है प्लानिंग प्रोसेस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग का प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग प्रोसेस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग कि क्या क्या ऐसा होता है जो हमें वेबसाइट बनाने में काम आता है। तो इसके अंदर टोटल हमारे 7 प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है रिसर्च एंड गोल सेटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है? रिसर्च करना है और गोल सेट करना है कि हमें वेबसाइट बनानी किस पे है और क्यों बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्यों बनानी है, सबसे पहला रीज़न तो यही होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बस भाई वेबसाइट बनानी है। अब भाई किसी न किसी चीज़ पे तो बनाओगे ना। तो क्या है? डू प्रॉपर रिसर्च एंड सेट गोल बिफोर बिगनिंग। जब आप वेबसाइट बनाने जाओ तो सबसे पहले प्रॉपर एक रिसर्च कर लो और सेट कर लो गोल को कि मेरे को वेबसाइट किस चीज़ पर बनानी है बिफोर बिगनिंग, शुरू करने से पहले। गिव क्लियर डायरेक्शन। गिव क्लियर डायरेक्शन का मतलब ये है, अगर मान के चलो कि मुझे अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है तो मुझे उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि हाँ यार मुझे पर्सनल पोर्टफोलियो ही बनाना है। मुझे ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मूवीज़ का लिंक भी डाल दिया, उसके अंदर मैंने अपना उसका भी डाल दिया, बिजनेस भी डाल दिया, उसके अंदर मैंने अपना वो भी डाल दिया, रिज्यूमे भी डाल दिया। ऐसा नहीं है। उसके अंदर बस आपको क्या करना है? अपना पर्सनल पोर्टफोलियो, अपनी पर्सनल चीज़ें रखनी है। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त अगड़म झगड़म कुछ नहीं रखना है, ठीक है। बस सिर्फ अपनी एक क्लियर डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए। व्हाट आर वेबसाइट शुड हैव एंड व्हाट हैवंट। हमारी वेबसाइट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये भी कौन सेलेक्ट करेगा? आप सेलेक्ट करोगे। गोल सेटिंग के अंदर ही होना चाहिए वाली चीज़ें। रिसर्च ऑन टारगेट ऑडियंस बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑडियंस वांट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मान के चलो कि अब आपने सोचा कि चलो यार एक कोडिंग की वेबसाइट बना दी जाती है, कोडिंग करवाएंगे अब लोगों से। हाँ, तो अब आप लोगों से पहले पूछोगे तो सही कि आपको ज़रूरत रियलिटी में है या नहीं है। अगर लोगों को रियलिटी नहीं है तो ऑडियंस तो आपकी वेबसाइट पर आएगी नहीं, उनके पास तो बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वो उन पे जाएगी ना। तो सबसे पहले आप ये देखो लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो ऑडियंस को किस चीज़ की ज़रूरत है, देन इम्प्लीमेंट दैट। डू रिसर्च ऑन कीवर्ड्स टू यूज़ इन वेबसाइट। जो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो उनको अपनी वेबसाइट में यूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है प्लानिंग द साइट। ये हो गया गोल सेटिंग कि गोल क्या क्या बनाना है। अब आती है प्लानिंग द साइट। अब आप साइट को क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो। तो आप प्लान करने में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वायर फ्रेमिंग का, ठीक है। वायर फ्रेमिंग क्या होती है? वायर फ्रेमिंग क्या होती है कि अब मान के चलो कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। सो मैंने क्या किया, एक वेबसाइट इसके एक स्क्रीन ले लिया और एक स्क्रीन के ऊपर मैंने ये सेट कर लिया, यहाँ पे जी मैं होम बटन दूंगा, यहाँ पे मैं गेट इन टच दूंगा, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं अपने बारे में लिखूंगा, यहाँ पे एज होगी, यहाँ पे नंबर होगा, ये होगा वो होगा। तो ये क्या हुआ? वायर फ्रेमिंग हो गया कि आपने एक रफली एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि मेरे को कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज वायर फ्रेमिंग। एंड साइट मैप। साइट मैप मतलब कि वेबसाइट को किस तरीके से मुझे होस्ट करना है, किस तरीके से वर्कआउट करवाना है वेबसाइट को। ओके, इट कैन बी कॉल्ड एज ए स्केलेटन और ब्लूप्रिंट ऑफ द साइट। Sitemap allows developer to get an outline of what site will look like।
मतलब कि साइट मैप क्या करता है, अलाउ करता है डेवलपर को कि कैसा आउटलाइन होने वाला है उसके वेबसाइट का, और वो वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। फिर है जी आपका दिस हेल्प्स विद प्लानिंग एंड इज़ बेनिफिशियल टू द यूज़र एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, और बेनिफिशियल किसके लिए होता है, टू द यूज़र एक्सपीरियंस। एक बार साइट मैप जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, तो वो क्या करता है, वो वायर फ्रेम को क्रिएट करता है या फिर मॉकअप को, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप जो है उसका रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है डिज़ाइनिंग द लेआउट। अब आपने लेआउट बना लिया, वायर फ्रेम कर लिया, साइट मैप बना लिया, अब उसको डिज़ाइन भी तो करना है। अब डिज़ाइन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्रिएटिव पिक्चर्स या फिर वीडियोस जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो उन चीज़ों को देखोगे। फिर उसके बाद टारगेट ऑडियंस, जिस टाइप की टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो वो क्या क्या रेफर करती है उस चीज़ को देखोगे। अब मान के चलो यार कि अब आप गेमिंग लैपटॉप बना रहे हो, गेमिंग की वेबसाइट बना रहे हो। अब आप गेमिंग वेबसाइट बना रहे हो तो आप यूथ को टारगेट कर रहे हो, राइट। अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हो तो यूथ को तो वही यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है भाई साहब, एकदम स्मूथ चलनी चाहिए वेबसाइट, और उसके अंदर कलर्स वाइब्रेंट बहुत होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन चलता है गेमिंग में, राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एसूस। सो अब क्या है कि यही जो चीज़ें हैं आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या वो रेफ़र करती है, किस टाइप का वाइब्रेंट कलर्स उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाली चीज़ें किस में देखोगे आप, डिज़ाइनिंग द लेआउट में। कंसिडर कलर्स लोगोज टू अट्रैक्ट ऑडियंस। अब आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे कलर्स को, लोगोस को जो अट्रैक्ट करे ऑडियंस को। जैसे कि आपने प्रीडेटर देखा होगा, प्रीडेटर के लैपटॉप आते हैं, तो प्रीडेटर के जो लोगो होते हैं उसके अंदर लाइटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हो तो आपको एप्पल का लोगो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइनिंग एंड लोगो लेआउट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूज़र को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आता है राइटिंग द कंटेंट। राइटिंग द कंटेंट का मतलब क्या है, जो उसके अंदर अब आप वेबसाइट के अंदर कंटेंट को लिखने वाले हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि सबसे पहले तो वो आपकी एसईओ करेगा। एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो कंटेंट जो आप लिखते हो। और जो टारगेट ऑडियंस होती है वो टारगेट ऑडियंस सिर्फ उस कंटेंट के लिए आ रही है जो आप लिख रहे हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट को देखने के लिए नहीं आ रही कि आपने कौन कौन से बटन लगा रखे हैं, कौन कौन सा यूआई यूएक्स लगा रखा है, नहीं, ये सब देखने के लिए नहीं आ रही, वो सिर्फ उस कंटेंट के लिए आ रही है। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो विजिटर्स आएंगे ही नहीं, ऑडियंस आएगी ही नहीं। चलिए, रिटन कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट इज़ इंपॉर्टेंट टू इट्स सक्सेस। जो कंटेंट होता है वेबसाइट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। इट इज़ क्रूशल एंड डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़। जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, डिजर्व करता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ को। इसी वजह से जो हमारे कंटेंट राइटर्स होते हैं उनका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जा रहा है, क्योंकि कंटेंट राइटर्स का काम क्या होता है, इसी कंटेंट को लिखना विद देयर एक्सपर्टीज़, ठीक है। इस फील्ड में आप इंटर्नशिप्स भी ले सकते हो, इस फील्ड में आप जॉब्स भी ले सकते हो। कंसिडर द टारगेट ऑडियंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप टारगेट ऑडियंस की बात करो तो उनका जो ध्यान है अपनी तरफ खींचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द टेक्स्ट बीइंग यूज्ड टू गिव कस्टमर्स इन्फो। इसका मतलब यह है कि जब टेक्स्ट, जब मान के चलिए अब आप इन्फॉर्मेशन लेने आए थे व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, अब आप वेब डिज़ाइनिंग आपको मिल ही नहीं रहा कहीं, ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ही नहीं। अगर आपको मिलेगा किसी वेबसाइट पे तभी तो आप विजिट करोगे। तो टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू गिव अट्रैक्शन टूवर्ड्स कस्टमर या फिर ऑडियंस, ओके। क्रिएट अट्रैक्टिव टाइल्स एंड हेडलाइंस। जो टाइल्स होनी चाहिए, टाइल्स का मतलब ये है कि कोई ब्लॉक हुआ वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, टाइल जो होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और जो हेडलाइन होनी चाहिए वो भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे हम समझ सकते हैं अखबार, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होता है वो उसके अंदर जो टाइल्स यूज़ की जाती हैं वो थोड़ी सी कलरफुल होती हैं या फिर उनको बोल्ड कर दिया जाता है। हेडलाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो दी जाती है, चटपटी दी जाती है, ठीक है, सो दैट जो यूज़र है ना, जो उसको पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, वो ये पढ़े कि यार हेडलाइन तो बड़ी तगड़ी दी है, अंदर का कंटेंट भी देखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, यही सेम चीज़ होती है वो आपकी वेबसाइट्स में होती है। मेक कस्टमर एक्साइटेड टू बाय और फॉर सर्विस। जो कस्टमर है वो, अगर आप मान के चलिए कि आपकी कुछ वेबसाइट है वो किसी ई कॉमर्स है या फिर कुछ सर्विस देती है, तो जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो जो कस्टमर है ना, जो आपकी विजिट कर रहा है, या तो वो खरीद ले या फिर वो आपकी सर्विस को ले ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कोडिंग द वेबसाइट। कोडिंग द वेबसाइट के अंदर क्या होता है, अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया, आपने प्लान कर लिया, आपने डिज़ाइन कर लिया, आपने राइट कर लिया, ठीक है। अब आप कोड करोगे,
ठीक है, अब आपने जितना भी रिसर्च एंड सारा पार्ट था और R&D का जो पार्ट था वो आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, कोड करोगे। अब अपनी वेबसाइट को आप रेडी करना स्टार्ट करोगे। तो रेडी करने के लिए आप क्या करोगे, बिगिन विद होम पेज। सबसे पहले आप होम पेज से स्टार्ट करोगे एंड ग्रेजुअली कोड आउट द अदर पेजेस विच इंक्लूड इन द साइट। जो भी अदर साइट के पेजेस हैं उन्हें आप करोगे, जैसे कि आप होम पेज करोगे, फिर उसके बाद गेट इन टच करोगे, डिस्क्लेमर होगा, और आप क्या कर सकते हो, नियर बाय स्टोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं। सेट फ्रेमवर्क टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग विल फिट ऑन सर्वर। तो आप कुछ फ्रेमवर्क सेट करोगे सो दैट जो सर्वर, जो ये ध्यान रखने के लिए कि सर्वर के ऊपर सब कुछ फिट बैठेगा। साइट मैप शुड बी फॉलोड। और जो आप साइट मैप बनाया था ना प्लानिंग एंड उसमें, वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, उसको फॉलो करना। शुड बी टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग। लॉन्चिंग से पहले उसको एक दो बार टेस्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं किया और उसके अंदर कोई बग हुआ या फिर कुछ रह गया तो बहुत दिक्कत आने वाली है। फॉर्मेटिंग शुड बी कंप्लीटेड। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए, फॉन्ट साइज जो हमने पढ़ा था ना इधर, क्या पढ़ा था, हाँ जी, कंसिस्टेंसी में, कि फॉन्ट साइज़, कलर, स्टाइल्स, ये फॉर्मेटिंग में आता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेटिंग है ये आपकी पूरी अच्छे से हो चुकी है, इस बात को आपको वेरीफाई करना है। इन दिस फेज कोडर शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। जो आपका कोडर है उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। अगर उसे HTML की नॉलेज ही नहीं है तो HTML में कोड कैसे करेगा, CSS की नॉलेज नहीं है, CSS में कोड कैसे करेगा, है ना। तो उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ड्यूरिंग कोडिंग कंसिडर फैक्टर्स लाइक SEO। जब आप कोड कर रहे हो तो SEO का ध्यान रखना ज़रूरी है। CMS प्लगइन्स और जो भी एडिशनल टूल्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो एनालाइजिंग के लिए, उन सब का यूज़ करना ज़रूरी है। टेस्टिंग द वेबसाइट इन द फ्यूचर, जिससे कि हम वेबसाइट को फ्यूचर के अंदर आराम से टेस्ट कर सकें। चलिए, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। अब आपने बना ली वेबसाइट, कोड कर ली, अब क्या करोगे आप, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग का काम करोगे। टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग में क्या होता है, बिफोर लॉन्चिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट आउट द साइट बाय रियल यूज़र। अब यहाँ तक क्या किया था आपने, यहाँ पे आपने मैन्युअली टेस्ट कर लिया, बस ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी वेबसाइट ठीक से काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब रियल यूज़र जो होगा वो वेबसाइट को टेस्ट करेगा, और वो भी बहुत अच्छे से माइन्यूट चीज़ें चेक करेगा। बिफोर लॉन्चिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेस्ट आउट द रियल यूज़र जो होता है वो चेक करता है। टेस्ट इज़ सक्सेसफुल व्हेन द यूज़र गेट्स व्हाट दे नीड। इसका मतलब ये है कि अब मान के चलिए आपने नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन कई बार यूज़ किया होगा, उसके अलावा प्राइम वीडियो कई बार यूज़ किया होगा, और आपने कहीं ना कहीं पिकाशो भी यूज़ किया होगा। तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंस देखा होगा कि नेटफ्लिक्स का जो एप्लीकेशन है वो कितना स्मूथली काम करता है, और प्राइम वीडियो का एप्लीकेशन जो है वो कितना स्मूथली काम करता है। लेकिन पिकाशो जो होता है वो इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे, क्योंकि उसका काम क्या है, पायरेसी करना। तो वो सिर्फ पायरेसी पे ध्यान देता है, वो अपने यूज़र एक्सपीरियंस पे ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए क्या होता है कि जो टेस्ट जो जब आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको टेस्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, जो यूज़र चाहता है उस एप्लीकेशन से एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ठीक है, चेक मल्टीपल टाइम्स टू बिकम कॉन्फिडेंट ऑन डिप्लॉयमेंट। मल्टीपल टाइम्स मतलब ये नहीं है कि एक बार चेक कर लिया, दो बार चेक कर लिया, तीन बार चेक कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन ये कह रहा है ना, नहीं एक बार और चेक कर लेना चाहिए, तो चेक कर लो, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जब आप डिप्लॉय करो वेबसाइट को ऑन द सर्वर। नीड FTP फॉर लॉन्चिंग एंड डिप्लॉइंग साइट ऑन सर्वर। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इससे क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो फाइल जितनी भी ट्रांसफ़र हो रही है ऑन द सर्वर वो किस प्रोटोकॉल की मदद से हो रही है, इस प्रोटोकॉल की मदद से हो रही है, FTP प्रोटोकॉल की मदद से। फॉर लॉन्चिंग एंड डिप्लॉइंग साइट ऑन सर्वर, चेक एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथली आफ्टर लॉन्चिंग। अब आपने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद भी ना एक बार चीज़ों को चेक कर लेना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, सर्वर पर जब आप वेबसाइट को होस्ट करते हो तो वहाँ पे क्या आती है प्रॉब्लम, क्या आती है, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, आपको फिर से क्या करना होता है, एडिट करना होता है। तो ये वाली चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे भी आपको पता ही होगा, जैसे कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। लाइक पहले HTML CSS JS यूज़ होती थी, लेकिन आज के टाइम में हम Node.js यूज़ करते हैं और React.js यूज़ करते हैं।
तो अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट आने वाली टेक्नोलॉजी क्या होगी। अभी अभी गूगल ने क्या लॉन्च किया है, कार्बन लैंग्वेज लॉन्च करी है, ठीक है। इट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफ C++, ये कहा है गूगल ने। सो अब टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, ट्रेंड के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रही है, और ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होते हैं आज के टाइम में। सो क्या है कि जो हमारा कोडर है उसको भी वाली चीज़ें आनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, सब स्टार्ट करते हैं। एज टेक्नोलॉजी ट्रेंड चेंजेस वेरी रैपिडली, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड टू compete and grow over the internet. मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट नीड्स मोर हार्ड वर्क। जो मेंटेनेंस है वेबसाइट का, उसके अंदर ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। चेक कॉन्स्टेंटली फॉर एनी एरर्स और बग्स, और हमें डेली कॉन्स्टेंटली चेक करना होता है अगर कोई एरर या बग आ जाए तो। यूज़र एक्सपीरियंस इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट टू चेक। यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए। यूज़र एक्सपीरियंस को हम एक तरीके से ना फीडबैक कह सकते हैं, कि जो हमारा यूज़र है उसका कुछ फीडबैक तो नहीं है हमारी तरफ। जैसे मैं हर एक वीडियो में आपसे फीडबैक मांगता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो ये एक एक्सपीरियंस है, जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है। बस यूज़र एक्सपीरियंस ये वेबसाइट के में है, मैं अपने चैनल के लिए पूछ रहा हूँ। ओके, चलिए। ऑल कंटेंट शुड बी अपडेटेड एंड करेक्ट। जो आपका जितना भी कंटेंट होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए और सही होना चाहिए। रिपोर्ट्स एंड डेटा शुड बी चेक्ड डेली। रिपोर्ट्स एंड डेटा मतलब कि कितने यूज़र्स आए, कितना ट्रैफिक आया, कितना कुछ एरर है, कुछ बग है, या जो भी चीज़ें हैं वो वाला रिपोर्ट्स और डेटा है वो आपको डेली चेक करना चाहिए। चलिए, फिर आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग। सो डोमेन नेम के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ नेम दैट आइडेंटिफाई IP एड्रेस ऑन इंटरनेट। ये क्या करता है, IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है ओवर द इंटरनेट। अ डोमेन इज़ एड्रेस ऑफ वेबसाइट, और डोमेन क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेबसाइट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अगर आपको किसी का एड्रेस ढूंढना है तो वो आपको कौन बताएगा, डोमेन बताएगा। वी कैन रजिस्टर फॉर डोमेन नेम बाय रजिस्टरिंग विद डोमेन नेम सर्विसेज रजिस्ट्रार। मतलब कि अगर आपको कोई भी डोमेन चाहिए, रजिस्टर करना है किसी भी डोमेन पे, तो आप रजिस्टर कर सकते हो डोमेन नेम सर्विसेज रजिस्ट्रार पर, और आपको वो डोमेन मिल जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो। इट इज़ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर द गिव्स यूनिक एड्रेस। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स की कुछ क्यू होती है, और जिसकी मदद से जो यूनिक एड्रेस है वो दिया जाता है किसी भी वेबसाइट को। तो इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हो। सबसे पहले google.com, youtube.com, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके स्पेशली समझाने के लिए ये वाला ब्रेक डाउन किया है एक वेबसाइट का, कि डोमेन नेम हमें इसे किसे कहते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको एग्ज़ाम में फुल नंबर मिले इस चीज़ पर। सबसे पहले जो HTTPS और ये कॉलन और ये स्लैशेस यूज़ किए जाते हैं, इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। ये जो www डॉट होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बोला जाता है सब डोमेन। गूगल जो है वो हमारा डोमेन नेम है, और जो .com है या फिर कॉम है वो हमारा टॉप लेवल डोमेन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टॉप लेवल डोमेन ही हो, ठीक है। कई सारे लो लेवल डोमेन भी होते हैं, जैसे लाइक आपने देखा होगा DEE होता है, BZ होता है, या फिर मतलब .com, .in, .org, इन सब को छोड़ के, मतलब जो आलतू फालतू के डोमेन होते हैं ना, वो लो लेवल डोमेन होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, ठीक है। .com जो है वो सबसे ज़्यादा चलने वाला है इंडिया में, .in बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये डोमेन में आती हैं, ये टॉप लेवल का डोमेन है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बनेगा, रूट डोमेन फॉर वॉट वी कैन रजिस्टर। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब कि आप इस चीज़ के लिए रजिस्टर नहीं करते हो, HTTPS या www के लिए आप रजिस्टर नहीं करते हो, ये सब हटा दो। आप सिर्फ रजिस्टर किसके लिए करते हो, इसके लिए करते हो, ठीक है। मान के चलो आपको एक वेबसाइट बनानी है uniquewebsites.com, तो आप क्या करोगे, uniquewebsites.com बनाओगे, राइट। ये uniquewebsites.in बनाओगे, ठीक है। तो आप किसके लिए रजिस्टर करोगे, इन दोनों के लिए रजिस्टर करोगे, ना कि इनके लिए। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डोमेन नेम देख लिया, डोमेन नेम हमने ले लिया, सारी चीज़ें हो गई, वेबसाइट बन गई, होस्ट। अब हमें क्या करना है, होस्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे शोज़, चाहे वो कोई सिंगिंग हो, चाहे कौन बने करोड़पति हो, चाहे वो बिग बॉस हो, या कोई भी शो हो, उसके अंदर एक होस्ट होता है जो उस शो को चलाता है या फिर उस शो की होस्टिंग करता है, राइट। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उस शो को आगे बढ़ाना या फिर बताना, ठीक है, सपोर्ट करना एक तरीके से। वैसे ही वेब होस्टिंग होती है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट को यूज़र्स तक पहुंचाना है
तो वो कोई भी बात है, मतलब जैसे शो में होता है कोई भी बात होती है, वो कौन पहुंचाता है उस तक, ऑडियंस तक, होस्ट पहुंचाता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे वेब होस्टिंग का काम क्या है कि अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, आपने उसको ओवर द इंटरनेट लाना है तो आपको होस्टिंग भी चाहिए होगी, या फिर मैं कहूँ ऑडियंस तक पहुँचाना है तो आपको वेब होस्टिंग चाहिए होगी। इट इज़ अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू पोस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। एक सर्विस है जो अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर किसी भी इंसान को, जिससे वो अपनी वेबसाइट को पोस्ट कर सके, किस पर, इंटरनेट पर। इट इज़ अ बिजनेस, ये एक बिजनेस है दैट प्रोवाइड टेक एंड सर्विस नीडेड फॉर वेबसाइट और वेब पेज टू व्यूड इन द इंटरनेट। इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस है जिसकी मदद से आप जितनी भी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी सर्विसेज हैं उसको आप एक वेबसाइट को देते हो या फिर वेब पेज को देते हो, जिससे कि वो इंटरनेट पर दिखाई दे सके। वेबसाइट्स आर होस्टेड स्टोर्ड ऑन स्पेशल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स। जो वेबसाइट्स होती हैं वो होस्ट की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं स्पेशल कंप्यूटर्स पर, जिन्हें बोला जाता है सर्वर्स। When user wants to view the website, they need to type the website address और domain in browser। तो जब भी किसी यूज़र को वेबसाइट को देखना होता है तो वो क्या लिखता है, उसका वेबसाइट का एड्रेस लिखता है या फिर डोमेन लिखता है अपनी वेबसाइट ब्राउज़र में, और जो पीसी होता है वो कनेक्ट करता है सर्वर से, और जो वेब पेज होता है वो डिलीवर किया जाता है ब्राउज़र पे, ठीक है। अब मान के चलो आपको यूनिक वेबसाइट्स पर जाना है, तो यूनिक वेबसाइट्स आप ब्राउज़र में लिखोगे यूनिक वेबसाइट्स, तुरंत क्या होगा, वो वाली जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी आपके ब्राउज़र पर। वहाँ पे रिजल्ट में क्या दिखा जाएगा आपको, uniquewebsites.com दिख जाएगा। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल पर वो जो वेब पेज डाउनलोड हुआ होगा और वो आपके ब्राउज़र पर सेंड कर दिया जाएगा एंड यू कैन विजिट द वेबसाइट। ऐसा होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे, आपको याद हो तो हमने यहाँ पे मोबाइल कंपैटिबिलिटी में डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिव। तो वैसे ही हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को देखने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो ये एक प्रैक्टिस होती है बिल्डिंग अ वेबसाइट सुटेबल टू वर्क ऑन एवरी डिवाइस, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो सुटेबल हो किसी भी डिवाइस पर काम करने के लिए, किसी भी स्क्रीन साइज़ पर, नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल, मतलब किसी भी साइज़ का हो, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, स्क्रीन का साइज़ उस पर हमारी वेबसाइट जो है काम कर सके। इट प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल it provides an optimal explanation, easy reading and easy navigation with minimum resizing on different devices। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल जो चीज़ें हैं वो हमारी चलती हैं, मतलब ठीक ठाक, एंड ईजी रीडिंग होती है, आसानी से हम रीड कर सकते हैं, ईजी से नेविगेट कर सकते हैं, और मिनिमम रिसाइजिंग करनी होती है। मिनिमम रिसाइजिंग का मतलब ये होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं होता। हमारा जो वेबसाइट होता है उसी के अंदर हमें कुछ एडिट्स करने होते हैं। यूजेज HTML CSS टू ऑटोमेटिकली रिसाइज, हाइड, श्रिंक और एनलार्ज। HTML CSS का यूज़ किया जाता है जिससे वो ऑटोमेटिकली रिसाइज कर सकें, हाइड कर सकें, श्रिंक कर सकें या फिर एनलार्ज कर सकें। अगर आपको इनके मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ एक बार। रिसाइज़ का मतलब बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लेना, छुपाना। श्रिंक करना मतलब सिकुड़ जाना, मतलब कि वेबसाइट अब अगर आप लैपटॉप के लिए खोली और आप फ़ोन पे खोल रहे हो तो श्रिंक करना पड़ेगा, राइट। अब आप क्या है कि अब आप लैपटॉप पे खोल रहे हो, अब आप प्रोजेक्टर पे खोलने लगे तो उसके लिए एनलार्ज करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आती है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। दोस्तों इसके अंदर आपका आ सकता है डिफरेंस। क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है, और डिफरेंस आता है 10 नंबर में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि डिफरेंस आपको करके जाना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और ये बताओ कि अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई सजेशन है अभी तक, और प्लीज़ बेल आइकन जो है ना उसको भी दबा देना, जो भी नई वीडियो होगी इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट हो जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी लिंक्स हैं, और नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, आप आराम से जाके कर लेना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप की वेबसाइट होती है मेनली। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, बस जो हमारा देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, ज़्यादा इसके अंदर भरने वाली चीज़ नहीं है, आप भर सकते हो खुद से अगर आपको पता हो तो इसके अंदर क्या है, कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। मतलब रन टाइम का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट खोल रखी है और उस टाइम पे अगर आप देखना चाहते हो कुछ चेंजेस तो स्टैटिक में नहीं हो सकता है, कोई भी चेंज रन टाइम पे नहीं हो सकता है, डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, ये फास्टर लोड होती है अगर हम कंपेयर करें डायनेमिक साइट से, तो लोअर डिप्लॉयमेंट कॉस्ट होती है इसकी। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके अंदर नहीं होता है, CMS प्लगइन्स देखा था ना पीछे, आपने देखा होगा, आप सोच रहे होगे कि इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई, कहाँ ये रहा,
CMS प्लगइन्स। तो CMS का मतलब यही होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अनअवेलेबल। HTML CSS JS जो होती है वो यूज़ की जाती है। पेज शुड बी लोकेटेड कम्प्लीटली टू गेट कंटेंट, मतलब कि जो पेज होता है उसको लोड करना ज़रूरी होता है। मतलब कि अब मान के चलो कि आपने पेज को रिफ़्रेश किया, तो पेज रिफ़्रेश करने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बारी नया कंटेंट देखने को मिले, ज़रूरी नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो वैसा का वैसा ही रह सकता है। फिर आता है डायनेमिक कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या था डिफरेंस था समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कंटेंट जो है वेब पेज का रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता था, यहाँ पे हो सकता है। ये डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं था, ये होती है डायनेमिक होती है। ये फास्ट लोड होती थी, ये डायनेमिक स्लो लोड होता है। जो स्टैटिक होता है उसका लो कॉस्ट होता है, डायनेमिक का हायर कॉस्ट होता है डिप्लॉयमेंट का। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके अंदर CMS अनअवेलेबल होता है, लेकिन इसके अंदर डायनेमिक के अंदर अवेलेबल होता है। स्टैटिक की बात करें तो HTML CSS JS यूज़ होती है, लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज़ होती है, जैसे कि PHP Node.js या फिर एक्सेट्रा। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हर टाइम रिफ़्रेश करो तो आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर चेंज हो सकता है कंटेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है जी W3C एंड वेब स्टैंडर्ड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पर देखा था। तो फर्स्ट पेज पर जल्दी से जंप करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि वेबसाइट जो होती है, जो HTML होता है, उसको डेवलप और मेंटेन किया जाता है W3C के द्वारा। तो अब ज़रा W3C को देख लेते हैं कि क्या है W3C। चलिए आ गए हम W3C पर। तो W3C की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले मैंने एक एब्रीवेशन यूज़ किया है, वेब स्टैंडर्ड्स को मैंने WS लिखा है, एंड WWW कॉन्सोर्टियम को बोला जाता है W3C। ओके, मैंने फुल फॉर्म्स बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वेब स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती हैं जो इस्टेब्लिश की जाती हैं W3C के द्वारा, डेवलप की जाती है, क्योंकि हमें डेवलप क्या करना होता है, प्रोमोट करनी होती है कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन कोड विच मेकअप्स अ वेब पेज। कंसिस्टेंसी इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप वेबसाइट को ना लगातार एक्सेस कर पा रहे हो, ये नहीं है कि आप एक्सेस कर रहे हो और एक्सेस करते करते ब्रेकेज आ जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं लगती है, राइट। तो ये क्या होता है, W3C जो होता है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जो डिज़ाइन है कोड का वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो यूज़र है उसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर पाए, ये नहीं है कि बीच में ब्रेक हो जाए। It is guideline for markup language which determine how a web page displays in a visitor's browser window। इसका मतलब ये है कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि मार्कअप लैंग्वेज की होती हैं, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो वेब पेज है वो डिस्प्ले वही चीज़ें करे जो ब्राउज़र के विजिटर के ब्राउज़र पर दिखें। ठीक है, मतलब ये कुछ गाइडलाइंस होती है जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि विजिटर का जो ब्राउज़र विंडो है उस पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं और कैसे कैसे दिख रही हैं, सही से दिखनी चाहिए भैया, ऐसा नहीं है कि अजीब से दिखने लगे, नहीं तो W3C जो है उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, आप देख ही नहीं पाओगे। चलिए फिर आते हैं एडवांटेज ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स के कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे जब भी बताया गया, डिसएडवांटेज तो नहीं बताए हैं, आपके सिलेबस में डिसएडवांटेजेस नहीं है, शायद होते भी नहीं होंगे, होते होंगे तो वो बताए नहीं जाते होंगे, नहीं तो वेबसाइट्स लॉन्च ही नहीं होंगी। तो क्या है एडवांटेज ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स, क्या है, सबसे पहले है W3 स्टैंडर्ड जो होता है वो प्रमोट करता है यूज़ ऑफ CSS। यूज़ ऑफ CSS को जो है प्रमोट करता है। CSS हमें पढ़ा था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है कि वो एक शीट होती है जिसकी वजह से हम HTML कोड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन कोड विच इज़ अटैच टू वेब पेजेस रैदर देन एम्बेडेड इन पेज, ठीक है। क्या होता है, वेब पेज से अटैच होता है, ना कि एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड और अटैच का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है जी, मान के चलो HTML का एक कोड है और उसी के अंदर आप HTML घुसा दो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एम्बेडेड, ठीक है। जैसे मान के चलो ये नोट्स का एक पेज है, इसके अंदर मैंने यूनिक वेबसाइट्स यहाँ पे लगा दिया, तो ये मैंने इस नोट के इस कागज़ के टुकड़े पर मैंने नोट्स के साथ ये यूनिक वेबसाइट्स जो है इसको एम्बेड किया है, ठीक है। अब अगर मैं अलग से पिन से इसको चिपका देता या फिर फेविकॉल से चिपका देता या फिर पिन लगा देता या फिर स्टेपलर लगा देता, तो मैं क्या करता, अटैच करता, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप ध्यान से समझ लेना कि अटैच अगर आप वेब पेज को करोगे तो इट्स बेटर देन एम्बेडिंग, क्योंकि एम्बेडिंग से क्या होगा, फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा तो HTTP रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगी, HTTP रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगी तो आपका वेबसाइट जो है वो स्लो लोड होगा। ओके, चलिए CSS रिड्यूसेस फाइल साइज। जो CSS है वो फाइल का साइज़ रिड्यूस करती है, विच मीन्स नॉट ओनली फास्टर पेज लोडिंग बट लोअर होस्टिंग कॉस्ट।
ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर होस्टिंग कॉस्ट जो होती है वो होती है और फास्ट लोड होता है CSS की वजह से। सर्च इंजन्स आर एबल टू एक्सेस, जो सर्च इंजन्स होते हैं वो एक्सेस करने के एबल होते हैं, इंडेक्स करते हैं पेजेस को। और जो WS है ना, वेब स्टैंडर्ड्स, वो ग्रेटर एफिशिएंसी से इंडेक्स करवाता है पेजेस को। मतलब अगर आपने ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे, मेटा डेटा अच्छा होगा आपका, तो वो जल्दी रैंक करने लगेगा वेबसाइट पर, जल्दी यूज़र्स तक पहुँचने लगेगा। W3C स्टैंडर्ड्स, तो अब W3 स्टैंडर्ड्स हैं क्या, एक्चुअली में क्या है? ये तो हमने एडवांटेज पढ़ ली, होते क्या हैं स्टैंडर्ड्स, या फिर W3C क्या होता है ये देख लिया। अब W3C के बारे में ही देखेंगे कि W3C ही क्या है। सबसे पहले ये बनाया क्यों गया था? ये सबसे पहले बनाया गया था, इट इज़ क्रिएटेड फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड डिसीजन प्रोसेसिंग। मतलब ये एक डिसीजन प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। कंसिडर एस्पेक्ट एक्सेसिबिलिटी, ये क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करता है? सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनलाइजेशन। ओके, इंटरनेशनलाइजेशन मतलब कि एक्सेसिबिलिटी, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आराम से। प्राइवेसी मतलब जो आप एक्सेस कर रहे हो डेटा वो किसी को नहीं पता होगा, वो सिर्फ आपको पता होगा। अगर वो रिक्वेस्ट मांग रहा होगा डेवलपर तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी मतलब अगर आप आईडी पासवर्ड डाल रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी। और इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट है वो ये नहीं है कि खाली इंडिया में ही चलेगी, वो वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर सकता है। चलिए, रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ एंड ग्लोबल स्टेक होल्डर्स, जो ये है होती है वो रिफ्लेक्ट करती है व्यूज़ ऑफ डाइवर्स इंडस्ट्रीज़, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है, उनके व्यूज़ को, और ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के अंदर एक अच्छा पार्ट लेके आती है। बेनिफिट फ्रॉम रॉयल्टी फ्री पेटेंट लाइसेंसिंग कमिटमेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब ये है कि रॉयल्टी फ्री पेटेंट, पेटेंट आपको पता ही होगा, अगर आपने नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद अभी। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट की मदद से क्या होता है कि आपका जो वो होता है ना, कोई भी वेबसाइट है या फिर कोई भी नाम है, वो पेटेंट हो जाता है कुछ सालों के लिए, ठीक है। 5 साल तक आप उसको, 20 साल तक आप उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता आपके अलावा। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप पेटेंट वगैरह को कोई सीन नहीं है, लाइसेंसिंग का कोई सीन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपका जब तक डोमेन नेम चल रहा है, डोमेन नेम आपने खरीद रखा है, जब तक आपका है, जैसे ही डोमेन नेम खत्म हुआ वो कोई भी ले सकता है, फ्री टू ऑल है, ठीक है। आर स्टेबल, आर स्टेबल का मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स हैं उनको स्टेबल करने का काम भी यही करता है। बेनिफिट फ्रॉम वाइड रिव्यू फ्रॉम ग्रुप्स, बेनिफिट फ्रॉम वाइड रिव्यू फ्रॉम ग्रुप्स इनसाइड एंड आउटसाइड W3C। इसका मतलब ये है कि वाइड रिव्यूज़ को देखता है कि अगर कोई रिव्यू कोई दे रहा है W3C के, चाहे अंदर हो W3C के बाहर हो, तो उन चीज़ को ये देखता है, ध्यान देता है उन चीज़ों पे। डाउनलोडेबल एट नो कॉस्ट, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मेंटेन्ड इन अ प्रिडिक्टेबल फैशन, मतलब मेंटेन जो होता है वो एक प्रिडिक्टेबल फैशन जो होता है कि मतलब अब ये होने वाला है, इस हिसाब से हमें बदल देना चाहिए, तो इस चीज़ पे भी ये काम करता है। स्ट्रेंथेंड थ्रू इंटर पैरेबिलिटी टेस्टिंग, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो टेस्टिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इंटेंस का मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्टिंग होती है, सो दैट कहीं भी कोई ब्रोकेज ना आए। चलिए जी, ये जो चीज़ें थी ये तो अब तक थी हमारी HTML के बारे में, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट HTML कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, HTML के अंदर हम क्या कैसे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम HTML के बारे में पढ़ रहे थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। लेकिन अब हम क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं, HTML को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं HTML डॉक्यूमेंट से। तो HTML डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड हैज .html एक्सटेंशन। HTML कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, एट्रीब्यूट्स होनी ज़रूरी हैं, और उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए, फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए, वो .html एक्सटेंशन से होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपना कंप्यूटर खोलिए, कंप्यूटर खोलने के बाद वहाँ पे स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन पे जाइए, वहाँ पे नोटपैड सर्च करिए, नोटपैड सर्च करने के बाद उसे खोलिए, अपना जो भी HTML का कोड है उसे वहाँ पे लिखिए। HTML का कोड हम देखेंगे कि कैसे कैसे लिखते हैं। HTML का कोड वहाँ पे लिखने के बाद Ctrl+S दबाइए, सेव कीजिए उसको, और सेव करने के बाद अपनी फ़ाइल का नाम लिखिए। फ़ाइल का नाम लिखने के बाद .html लिख दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जब भी वो HTML फाइल बनेगी, अगर आप .html का यूज़ नहीं करेंगे तो वो HTML फाइल नहीं बनने की है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारा इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क है, डॉक टाइप HTML, ये हमारा स्टार्टिंग है। फिर है HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, टाइटल क्लोजिंग टैग भी लगाते हैं। ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। ये जो होता है ना,
ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इससे हम क्लोज करते हैं किसी भी टैग को। ज़रूरी नहीं है हर एक टैग क्लोजिंग टैग ले, इस चीज़ को हम आगे देखते हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने टाइटल को क्लोज किया। अब क्या हुआ, टाइटल के तुरंत बाद हमने हेड जो था उसको भी क्लोज कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हमने बॉडी जो थी, बॉडी लिखी। ये एक सेकेंड, सॉरी फॉर एरर, ये ओपनिंग है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ओपन हुई बॉडी और यहाँ पे ये क्लोज हो गई, और यहाँ पे जो HTML हमने ओपन किया था उसे भी क्लोज कर दिया, दैट्स इट। ये क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमारा क्या है, ब्राउज़र चेक द कोड ऑफ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। मतलब कि ये जो डॉक टाइप HTML लिखा है ना, तो क्या होगा, ब्राउज़र क्या चेक करेगा कि HTML टाइप की है जी, चलो ठीक है HTML टाइप की, तो मैं HTML फ्रेमवर्क दिखाऊंगा और कुछ नहीं दिखाना है मेरे को, कहीं CSS दिखा दिया, कहीं JS दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो क्या, ब्राउज़र क्या चेक कर लिया कि डॉक टाइप में क्या लिखा हुआ है, HTML। चलो जी, अब डॉक टाइप मतलब HTML के रूल्स के हिसाब से इस चीज़ को डिक्लेयर करना है। चलो जी, अब हम देखते हैं सेक्शंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्शंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर भी कुछ सेक्शंस हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के। जो एक एलिमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस टू अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है एलिमेंट, स्पेसिफिंग हाउ डिस्प्ले HTML डॉक्यूमेंट, मतलब कि कैसा हमारा HTML डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए, इस चीज़ को कौन स्पेसिफाई करता है, एलिमेंट करता है। एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स दिस, ये जो है इनके अंदर लिखे जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये एंड का सिंबल है, सॉरी एंड है ये सिंबल नहीं है, ओके। इस चीज़ को इग्नोर करना, ये सिंबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है, मतलब 1 2 3, ओके। चलिए, ये 3 सिंबल है जिनकी वजह से जो हम एलिमेंट्स हैं इनके अंदर लिखते हैं। एलिमेंट्स को इन टैग्स के अंदर लिखा जाता है। HTML बॉडी, हेड एंड टाइटल ये एलिमेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा HTML हेड, बॉडी, टाइटल, ये क्या थे, हमारे एलिमेंट्स थे, ओके। एट्रीब्यूट्स आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज़। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट्स। जैसे कि अब मान के चलो कि अब आपको इनपुट टाइप लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब HTML कोड करोगे ना, जब आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे होता है एक इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट लेने के लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट लिख सकते हो, फिर इनपुट टाइप लिख सकते हो, और उसके अंदर आप लिख दोगे ना टेक्स्ट, तो वो खाली टेक्स्ट इनपुट करेगा। तो ये क्या हो गई, एट्रीब्यूट हो गई। ये क्या है, एट्रीब्यूट है। इसके अंदर क्या होता है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ये हो गई की और ये हो गई वैल्यू, ठीक है जी। कोई डाउट है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लो, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो जाओ, पर्सनली बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और बेल आइकन को भी दबा देना प्लीज़। चलिए, नेम वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय इजिकल्स टू मतलब ये साइन जो होता है इक्वल्स टू का ये यूज़ किया जाता है। एट्रीब्यूट वैल्यू आर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल कोट। जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर यूज़ किया है, वैसे आप सिंगल कोट के अंदर भी कर सकते हो, कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स कलेक्टिवली नोन एज HTML मार्कअप। जब अगर आप टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स सबको इकट्ठा कर दो HTML में, तो HTML मार्कअप बन जाएगा। चलिए जी, अब हमने एलिमेंट्स देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिए, जरा आप टैग्स भी देख लेते हैं। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओपनिंग। ओपनिंग मतलब कि ये जो होता है ना, ये वाला, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले जो सिंबल होते हैं, ये होते हैं टैग्स, ठीक है। क्या होता है, टैग्स। ये एलिमेंट है, ये टैग्स है, ओके। एक होता है ये वाला तो ओपनिंग होता है जी, और ये वाला होता है क्लोजिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वाला जो स्लैश है अगर आप इसको यूज़ कर दोगे तो क्लोजिंग टैग हो जाएगा, ओके। सारे टैग्स क्लोजिंग नहीं होते हैं, कुछ ही टैग्स होते हैं जो मतलब जिनके अंदर क्लोजिंग नहीं करनी होती है, ओके। वो भी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनके अंदर क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, ऑन बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ये 2 हिस्सों में डिवाइड करे गए हैं। सबसे पहले आता है कंटेनर एलिमेंट और टैग्स। कंटेनर एलिमेंट और टैग्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी कंटेंट जो होता है या फिर एलिमेंट होता है वो होता है, लेकिन एम्प्टी के अंदर नहीं होता है। एम्प्टी के अंदर ना तो कंटेंट होता है ना ही एलिमेंट होता है, और जो कंटेनर होता है उसके अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं, कंटेंट भी होते हैं, या दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए, द डॉक टाइप एलिमेंट। द डॉक टाइप एलिमेंट के अंदर क्या होता है, द डॉक टाइप एलिमेंट, डॉक टाइप
ये हमने देखा ही था। द डॉक टाइप एलिमेंट के अंदर क्या होता है, इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, इस टाइप का डिक्लेरेशन देता है। टेल्स विच वर्जन ऑफ HTML यूज्ड, HTML का कौन सा वर्जन यूज है ये बताता है। HTML यूज्ड बिफोर HTML टैग एंड डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे टैग्स क्लोजिंग नहीं होते हैं, तो ऐसे ही डॉक टाइप जो होता है वो भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। चलिए फिर आती है हेडिंग्स। हेडिंग्स के अंदर क्या होता है, हेडिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। ये क्या करती हैं, वो हमारी टाइटल या फिर सब टाइटल जो होती हैं उनको डिस्प्ले करती है वेब पेज पर, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, बोल्ड करती हैं सबसे पहले तो ये, और ये साइज़ बड़ा करती हैं, साइज़ बड़ा कर सकती हैं या फिर छोटा कर सकती हैं, जैसा अभी आप यूज़ करना चाहो तो। इसके अंदर क्या होता है, प्लेस टेक्स्ट बिटवीन H1 यूनिक वेबसाइट्स, जैसे मैंने ये H1 है, ये एक मैंने टैग यूज़ किया, ये वाला ओपनिंग टैग, एंड ये वाला हेडिंग कौन सी यूज़ करी मैंने, H1 हेडिंग यूज़ करी है, और यूनिक वेबसाइट्स मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने H1 को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। H1 को क्लोज़ करने का ऐसे होता है जी, ऐसे, ये मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है जी। चलिए, इट इज़ डिस्प्लेड ऑन ब्राउज़र इन बोल्ड फॉर्मेट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन विच हेडिंग नंबर इज़ यूज्ड, मतलब कि विच हेडिंग नंबर इज़ यूज्ड। देखो जी, टोटल 6 हेडिंग होती हैं जो हमारे HTML में होती हैं। सबसे पहले होती है H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है जी। 6 टाइप की हेडिंग होती है। इसमें सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो होती है H1, उससे छोटी होती है H2, उससे छोटी होती है H3, उससे छोटी होती है H4, उससे छोटी होती है H5, और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। तो अगर मैंने यूनिक वेबसाइट H1 में लिखा है तो सबसे बड़ी हेडिंग जो होगी वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी, इसके अंदर आपको कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे होगे कि भैया हम हेडिंग यूज़ करते क्यों हैं। हेडिंग तो हम ऐसी भी, कोई भी अगर हमें बोल्ड करना है और साइज़ बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और उसके अंदर बोल्ड लिख देते हैं, है ना। बोल्ड भी हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी हो जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि आप दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो बोल्ड कर सकते हो या फिर आप फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ करना इम्पॉसिबल है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो वर्जन आपके सिलेबस में है उसमें ये वाली चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कैन बी हाईलाइटेड, जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट किया जा सकता है। सर्च इंजन जो है जैसे कि गूगल है, वो यूज़ करता है हेडलाइंस का, जिससे वो इंडेक्स कर सकता है आपकी वेबसाइट को, स्ट्रक्चर को, कंटेंट को, जिससे कि वो यूजली कर सकें वाइजली। समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आपने कोई हेडिंग यूज़ करी, ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग यूज़ करी यूनिक वेबसाइट्स, एंड आपने जाके सर्च किया यूनिक वेबसाइट्स, तो क्या करेगा, सबसे पहले सर्च इंजन क्या करेगा, जितनी भी वेबसाइट जिसमें यूनिक वेबसाइट्स आएगा ना उनको देखेगा। तो और मैंने अपनी वेबसाइट में यूनिक वेबसाइट्स का हेडिंग यूज़ किया हुआ है, तो क्या करेगा, वो सर्च इंजन उसको इंडेक्स कर देगा, रैंक कर देगा कि सबसे पहले दिखाऊंगा इसको तो मैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लिंक कर रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैचिंग चीज़ मिल रही है मेरे को, तो वो सबसे ऊपर दिखा देगा। तो सर्च इंजन इससे काम करते हैं। विदाउट हेडिंग द टेक्स्ट, विदाउट हेडिंग द टेक्स्ट कैन बी बोल्ड और बिग। अगर हम हेडिंग यूज़ नहीं करेंगे, या तो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी। फिर आता है आपका पैराग्राफ या फिर HTML लाइन ब्रेक्स। फिर उसके बाद पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हम P या फिर क्लोजिंग टैग P, इसके अंदर ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, ये वाले टैग देखने वाले हैं। तो ये डिफाइन करता है पैराग्राफ को। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये ऐड करता है स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद ये स्पेस करता है, और जो मार्जिन्स होती हैं वो अपने आप ब्राउज़र जो होता है वो एडजस्ट कर लेता है। अगर मल्टीपल स्पेसेस होती हैं, अगर मान के चलो कि आपने ज़्यादा स्पेस दे दिए, तो वो भी ब्राउज़र जो है अपने आप उड़ा देगा सारे और सिंगल स्पेस छोड़ देगा। अगर आपने मल्टीपल लाइन से ऐड कर दिए हैं तो वो भी उड़ा देगा, ब्राउज़र अपने हिसाब से सिंगल लाइन को ऐड कर देगा, ठीक है। HTML लाइन ब्रेक का अगर हम समझे तो HTML लाइन ब्रेक जो होता है उसके अंदर खाली ओपनिंग टैग होता है, ब्रेकिंग टैग नहीं होता है। तो अगर आप HTML टैग इसके अंदर कोई भी नहीं होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर आपको कोई भी, जैसे मान के चलो आप पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको नेक्स्ट लाइन में कंटेंट लेके आना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है बीच में, तो आप किसका यूज़ करोगे, ब्रेक का यूज़ करोगे, विदाउट एंडिंग द पैराग्राफ। नहीं तो आपको पैराग्राफ को एंड करना पड़ेगा। पहला पैराग्राफ स्टार्ट किया, कंटेंट लिखा, पैराग्राफ एंड किया, फिर से पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, फिर से कंटेंट स्टार्ट करोगे, है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगेगा। इसलिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट BR यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया P यूनिक BR वेबसाइट्स क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक ऊपर दिखेगा, वेबसाइट्स नीचे दिखेगा, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट। तो दोस्तों ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन यूनिट नंबर 1 जो है हमारी वेब डिज़ाइनिंग का। और होप सो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो यार।
और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, मेरे से कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, ज्वाइन कर लो कांटेक्ट। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक्स कहना चाहते हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन है। तो जो भी है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।